वहाँ ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, वहाँ मैडम रहती है कि नहीं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, या आप हर एक इंटरव्यूअर से पूछते बैठोगे, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है। गो एंड ऑब्जर्व, घर की दशा कैसी है, फसलों की परिस्थिति कैसी है, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन कीजिए और आपका बहुत सा समय बच जाएगा जो शेड्यूल में लगता है। तो ऑब्जर्वेशन इज अ गुड मेथड। कई जगह जो होता है लोगों से बातचीत करके चीजें मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हर एक से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ जो स्कूल की टीचर है वो आती है कि नहीं, गाय यहाँ रहती है कि घर में रहती है, महीने में कितने दिन आती है, बसें कितने दिन चलती हैं, बसों की व्यवस्था कैसी है, पुलिस के थाने में पुलिस के साथ व्यवहार लोग कैसा करते हैं, ये बातें किससे मालूम कर सकते हैं? आप लोगों से बातचीत करके, लोगों से चर्चा करके ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल कर सकते हैं। यदि आपने कहा कि लोगों के अंदर भेदभाव होता है कि नहीं, आप पूछेंगे आप कि आपसे भेदभाव होता है, तो कोई दलित होगा तो कहते हैं हाँ साहब होता है, और दूसरे से पूछेंगे वो बोले बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है। अच्छा ये है कि आप वहाँ चौपाल पे बैठ जाइए, चाय की दुकान पे जाके बैठ जाइए, लोगों से चर्चा कीजिए। तो वो तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रायंगुलेशन अपनाइए, ऑब्जर्वेशन भी कीजिए, ऑब्जर्वेशन की चार्ट्स बनाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनके आधार के ऊपर एक डायरी में अपने ऑब्जर्वेशंस को, लोगों की बातचीत को नोट कीजिए और फिर शेड्यूल बनाइए। तो कोई भी ये तीनों चीजें करेंगे तो उसमें एक चीज अगर किसी चीज से छूटती है तो दूसरे में आपको मालूम पड़ जाती है, और इसलिए तीनों मेथड जो है होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ट्रायंगुलेशन इज ए बेटर मेथड देन अदर। कई बार ऐसे होते हैं कि जो चीज और उसमें छूट जाती है वो ऑब्जर्वेशन में या लोगों से बातचीत करके उस रियलिटी को आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसको स्किप कर दीजिए, मैं डिटेल नहीं चलूंगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलिए, इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं स्ट्रक्चर शेड्यूल का। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे आपने 100 गांव, आपके सैंपल विलेजेस हैं 50 या 10 गांव का है, 50 गांव की स्टडी है, तो एक तो बनाइए आप ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप डिस्कशन सेक्रेट, यानी 20 गांव का सर्वे तो 20 बनाइए। उसमें पहले से लिख लीजिए कि हमको कौन कौन सी चीज ऑब्जर्व करनी है, कितने कुएं हैं, सेकेंडरी डेटा है या प्राइमरी डेटा है कि कुएं में कितने पानी रहता है, भैंस की कीमत कितनी है, इस गांव में क्या क्या चीजें होती है, और उसमें फिर लोगों से जो बातचीत करना है वो भी उसमें नोट कीजिए। तो एक गांव के लिए एक तो ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप डिस्कशन का एक फॉर्मेट बनाइए। जैसे 20 गांव का सर्वे है तो 20 फॉर्मेट बनाइए जिनमें उस गांव से संबंधित ऑब्जर्वेशन की और ग्रुप डिस्कशन की चीजों को लिखिए। फिर एक होती है स्ट्रक्चर शेड्यूल, जो हम शेड्यूल बनाते हैं, जो हम रेस्पोंडेंट से चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर शेड्यूल में ये चीज ध्यान रखिए कि वो टूल्स है, दे आर अच्छे टूल है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने बताया ना बहुत सी चीजें उसमें आ ही जाएंगी, जरूरी नहीं है। आपका शेड्यूल बना कैसे है, आपने सवाल किस प्रकार से रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको उत्तर कैसे मिलेंगे। और इसीलिए जैसे आपने पिज्जा के पौष्टिक खाना खाते हैं कि नहीं, और ऐसा शेड्यूल का कोई अर्थ नहीं है, उसको ही मालूम नहीं है पौष्टिक क्या होता है। आप उन्नत बीजों का उपयोग करते हैं तो उसको मालूम नहीं है उन्नत बीज क्या होते हैं। आपने पूछ लिया कि क्या दलितों के साथ भेदभाव होता है, आपने वो ये बताया, स्पेसिफाई नहीं किया कि भेदभाव से आपका क्या मतलब है। तो इसलिए ऐसे सवालों का कोई अर्थ नहीं होता है। और जरूरी नहीं है कि जो जैसी चीजें हम सोचते हैं वैसा हो। व्हाट वी से एंड व्हाट वी कन्वे, कई बार क्या होता है हम जो कह रहे हैं उसको हम जो कन्वे करते हैं वो उसको कन्वे वो नहीं होता है जो हम कह रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हम कह रहे हैं वो उसको वो नहीं समझ रहा है, जो वो कह रहा है उसको हम नहीं समझ रहे हैं, उसके बीच में एक गैप होता है। और इसीलिए उस गैप के लिए नेक्स्ट चलिए, इसको गैप को बता के फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। परसेप्शनल गैप, कई बार
सवाल का उत्तर यस भी होता है और नो भी होता है। जैसे हमने ट्राइबल से पूछा कि आप क्या नॉनवेज खाते हैं, उत्तर आया कभी मिले तो खाए, कभी नहीं मिले तो नहीं खाए। यू डोंट गेट ए करेक्ट आंसर। तो हाँ भी है और नहीं भी है। जब तक आप सवाल को ये नहीं पूछा कि पिछले 1 महीने में रेफरेंस दे दीजिए, पिछले 1 महीने में कितने दिन आपने नॉनवेज खाया, कितनी क्वांटिटी में खाया, जब तक ऐसा नहीं पूछेंगे, केवल सवाल पूछ लिया कि क्या आपके साथ भेदभाव होता है, मेरे साथ, उसके दिमाग में एक है कि दलितों के साथ भाई भेदभाव होता है, इसलिए वो सवाल देगा हाँ साहब भेदभाव होता है। फिर आप इसी सवाल को पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में आपके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन? जब तक कि आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे टाइम पीरियड और आपने यस नो में सवाल का उत्तर ले आएंगे कि आपके यहाँ बिजली है, साहब है, और ये नहीं पूछेंगे कि बिजली कितने घंटे आती है, तब तक वो सवाल बेमानी है। क्या यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दवा मिलती नहीं है तो डॉक्टर आता नहीं है, तो उस हॉस्पिटल का क्या अर्थ है? तो इसलिए कई बार सवाल यस होते हैं, कई बार सवाल नो होते हैं, पर उस यस और नो का कोई अर्थ नहीं होता है। कई बार सवाल होते हैं, उनका अर्थ का मीनिंगलेस होते हैं। एक गांव में गए थे हम, उसमें पूछा कि बहुत सारे कुएं हैं उस गांव में, मैंने कितने कुएं हैं साहब? यहाँ तो बोले साहब 150 कुएं हैं। सिंचाई कितनी होती है? तो बोले 1 हेक्टेयर में। अब 200 कुएं हैं, हेक्टेयर में सिंचाई नहीं होती है, तो अब क्या मतलब हुआ उस कुएं होने का? पता ये पड़ा कि वो कुएं इसलिए थे कि वहां पर उन्होंने, वहां से कार्यक्रम आया कि कुएं खुदवाओ, और वीडियो वाले ने सब बड़ा किया, बैंक ने सस्ते में लोन दे दिया, और बैंक ने केवल वही पैसा दिया जितना कि पैसा उसको सब्सिडी में देना था, अपनी तरफ से एक पैसा नहीं दिया। उससे ट्राइबल ने भी अपने अपने लोगों को खुदाई करके 8-10 फीट खोदा, पानी निकला ही नहीं, और उसने कह दिया कि साहब पानी निकला नहीं, बैंक ने किस्त देना बंद कर दिया। वीडियो के ऑफिस में दर्ज हो गया कि यहाँ पर इतने कुएं हो गए, वहां का जो वीडियो को पुरस्कार मिल गया कि इसमें साल में सबसे ज्यादा कुएं खुदवा गए। ये जो बैंक वाला था उसका कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि उसने केवल सब्सिडी का पैसा दिया, बैंक ने अपनी तरफ से पैसा दिया ही नहीं। और किसान को कोई घाटा हुआ नहीं, क्योंकि उसने अपना लेबर लगाया और उसको उसका लेबर मिल गया। अब बताइए, कुएं का और सिंचाई का कोई संबंध निकलेगा क्या? तो अगर आपने केवल इतनी रिसर्च करके छोड़ दी कि कितने कुएं खोदे और बड़े खुश हो गए कि इस गांव में इतने प्रतिशत लोगों के घर कुएं हैं, ऐसी रिसर्च का कोई अर्थ नहीं होता है, अनलेस यू ग्रो। कई बार होता है मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, रिजल्ट गलत होता है। हमारे लॉजिक में और उसके लॉजिक में फर्क होता है। जैसे एक बार वो चने में लग रही थी इल्ली, और हम एक आदिवासी किसान, हमारे दिमाग में था कि इनको या तो ज्ञान नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इल्ली लग रही है इनके खेत में। तो एक देखा बड़ा किसान था, आदिवासी किसान था, घर में ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए, उससे पूछा यार तुम्हारे खेत में भी इल्ली लग रही है क्या? तुम्हारे पास पैसे कमी है? साहब बड़ी पैसा है, तो साहब इतने तो ट्रैक्टर खड़े हैं मेरे। तो तुमको ये दो दवाएं होती है जिनसे इल्ली मरती है, आपको मालूम नहीं क्या? मुझे 3 दवाएं मालूम थी, उसने 10 गिना दी, या साहब इनसे भी इल्ली मरती है। अब सवाल हो गया कि फिर इसके बावजूद भी इसका ज्ञान भी है, इसके पास पैसा भी है, फिर इसने दवाई क्यों नहीं छिड़की? तो उसका जो जवाब मिला वो आप समझिए, वो बोला साहब अगर हम दवाई छिड़कते हमारा खेत बच जाता, और अगर हमारा खेत में इल्ली नहीं लगती और आसपास सबके खेतों में इल्ली लग गई है, तो मेरा खेत लूट के ले जाते, तो मेरा दवाई भी गई, पैसे भी गई, और मेरा फसल भी गई। तो उसका जो डिसीजन था, क्या ये डिसीजन इरेशनल है? नो, ये डिसीजन इज इरेशनल। इसको अगर हम साइंटिफिक टर्म में कहेंगे, जिसको हम जो कहते हैं गेम थ्योरी, किस गेम में किसको फायदा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सही है वो गलत है, वो गलत है ये हम मान के चले कि उसको ज्ञान नहीं है और इसलिए उसने इल्ली नहीं बचाई। तो ये सिचुएशनल होता है, इसलिए हमने सवाल गलत पूछा था। ये बहुत कई बार हमारे लॉजिक में हम जिसको अच्छा समझते हैं हमारा लॉजिक है, और कई बार वही सवाल सही होता है, वही सवाल गलत होता है।
ये जब जिस समय वो हो रहा था, जिसको कहते हैं पट्टे दिए गए थे, तब हमने पट्टे का रिसर्च करने पहुंचे थे। तो मुरैना जिले में गए, एक किसान से पूछा तुमको दलित पर पट्टा मिला? बोला हाँ साहब पट्टा मिला। मैंने पट्टे की जमीन उपजाऊ थी साहब, बहुत अच्छी जमीन थी। फिर तुमको पट्टे का कब्जा दिलवाया? तो हाँ साहब हमने कब्जा, वो आए थे एसडीएम आए थे, उन्होंने हमको कब्जा जमाया। मैंने इससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए हमारे सारे लॉजिकल सवाल थे, और जो लास्ट सवाल था वो बोला साहब हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब गहराई में गए कि भैया फायदा क्यों नहीं हुआ? बोले साहब हमको जो पट्टा दिया उसके चारों तरफ सवर्णों के घर थे, ठाकुरों के थे। तो ठाकुरों ने कहा कि अगर हमारे खेतों से होके जाओगे हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। अब बताइए सब चीज अच्छी हुई परंतु फायदा नहीं हुआ, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको बहुत गहराई से सवाल पूछने पड़ता है। इसी का उल्टा दूसरी जगह सवाल पूछा कि एक दलित था उसको भी पट्टा मिला। मैंने साहब आपको पट्टा मिला? बोले हाँ साहब मिला। पट्टे का कब्जा दिलवाया? बोले हाँ साहब उन्होंने कब्जा दिलवाया। ये तीसरा सवाल कि क्या पट्टे में जो जमीन थी वो उपजाऊ थी? बोले नहीं साहब बिल्कुल बेकार थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें तुमको कोई फायदा ही नहीं हुआ? बोले नहीं साहब फायदा हुआ। भाई इसमें क्या फायदा हुआ? वो पहले क्या कृषि जिसको कहते हैं लैंडलेस लेबर था। तो बोले हम लैंडलेस लेबर थे और मुझको जमीन मिल गई, मेरे नाम से पट्टा हो गया तो हम पट्टे वाले हो गए। मतलब उसकी लैंडलेस की जो स्टिग्मा था वो खत्म हो गया, और उसका लैंडलेस है उसका सोशल स्टेटस बढ़ गया। और उसको लड़के को लड़की नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बिना जमीन वाला मजदूर था, तो उसको जमीन मिल गई, तो इसलिए उसका स्टेटस मिल गया और उसको फायदा हो गया। इसलिए ऐसा बहुत होता है कि वही सवाल हम एक तरीके से पूछते हैं, जैसे महिला से पूछा कि आपके ऊपर कोई पति एट्रोसिटी करता है? बोले आप बिल्कुल नहीं करता है। फिर सवाल पूछा कि कभी आपको चपत मारी? बोले साहब वो तो पति है, कभी चपत तो मार ही सकता है। तो उस सवाल को हम किस तरीके से पूछते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत कठिन चीज है, और इसीलिए सोशल साइंस रिसर्च को बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए, बहुत गहराई से। हम क्या कहते हैं ना कि किनारे पे बैठ के रिसर्च नहीं होती है, हमको गहराई में जाएंगे तभी हम सोशल साइंस की रिसर्च को सही तरीके से कर पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। नमस्कार सर। प्रोफेसर का प्रेजेंटेशन इतना इंफॉर्मेटिव और इतना अच्छा रहा, और इतने धैर्य से सर ने हमें एक एक पॉइंट को समझाया और बताया। ऐसे ही प्रोफेसर जोशी सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रिसर्च के बारे में बताया, क्योंकि मैं तो सर से बहुत जुड़ी हुई हूँ, सर के साथ बहुत काम भी किया है। सर ने मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें समय समय पर सिखाई है, तो उसका लाभ भी मिलता है हमें। और हम आज भी कोई जानकारी चाहते हैं या किसी समस्या से घिरे होते हैं या किसी पॉइंट पर आकर रिसर्च की अटक जाते हैं, तो आज भी जोशी सर का सानिध्य हमें हमें ऐसा मिलता है। सर के ज्ञान का लाभ आप जितना ले सकते हैं आपको लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च की बारीकियां पढ़ने के लिए सालों का अनुभव जो सर का है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। सर ने 26 रिसर्च प्रोजेक्ट किए, 28 पीएचडी अवार्ड करवाई, 14 नेशनल लेवल के सेमिनार वर्कशॉप अरेंज करे, 12 पुस्तकें लिखी, भूगोल भूषण अवार्ड प्राप्त किया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर के अध्यक्ष रहे। तो ऐसी हस्ती से हम आमतौर पर मिल भी नहीं पाते, और वो आज हमारे बीच है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि सर आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद के लिए मैं डॉक्टर रेखा वर्मा मैडम को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रेखा वर्मा। कोई क्वेश्चन नहीं है लोगों के? एक मिनट रेखा मैडम, मैं प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि यदि सर से कोई क्वेश्चन है रिसर्च से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चन? आप लोगों को सर से कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। सर आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि किसी को भी कोई प्रश्न दिमाग में नहीं है कि उन्हें समझ ना आया हो, क्योंकि रिसर्च की गहराई में जब तक हम उतरते नहीं है तब तक समस्याएं आती नहीं है। तो अभी प्रश्न शायद किसी को नहीं लग रहा है, तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सानिध्य हमेशा हमें मिलता रहे। डॉक्टर रेखा वर्मा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रेखा वर्मा। आदरणीय सर को आवाज सुनने में नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय सर नमस्कार। नमस्कार। गुरुवर को प्रणाम। आज मुझे फिर से सर को पढ़ने और सुनने का जो मौका मिला है, ऐसा लगा कि मैं फिर से आज क्लास में एमए की क्लास में पहुंच गई। बहुत ही अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव सर ने जो लेक्चर दिया है। सर का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इतना स्पष्ट होता है कि लोगों को कुछ सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हर बारीकी से एक एक चीज को सर बहुत अच्छे से बता देते हैं। आज शोध प्रविधि के आयामों को लेकर जो एक कार्यशाला का आयोजन हमारे, हम कह सकते हैं कि इंदौर में माता जीजाबाई गर्ल्स कन्या महाविद्यालय के हमारे साथी प्रोफेसर अर्चना पुरोहित मैडम और मेरी सखी सुधा कपूर मैडम ने जो लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के आयोजन के लिए प्रेरित करने वाले इंदौर संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश शिलावट जी सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, तथा इसे मूर्त रूप देने में सहयोग करने हेतु माता जीजाबाई कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमित्रा वास्किल जी का भी धन्यवाद देती हूँ। कार्यशाला आयोजन हेतु इनिशिएटिव लेने में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना पुरोहित मैडम और सुधा कपूर मैडम का धन्यवाद। IQAC की कुशल जैन मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्य को संपादित करने के लिए उनको सहयोग किया है। उसमें मैं साथ ही हमारे जितने भी सहभागी रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी सहभागिता के बगैर इस कार्यशाला को संपन्न कर पाना शायद संभव नहीं हो पाता। आज का विषय सामाजिक विज्ञान में व्यवहारिक शोध की चुनौतियां जैसा विषय था, जिसको सर ने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मेरे गुरुवर डॉक्टर YG जोशी सर जी के विचारों से आप सब अवगत हुए हैं। सर का जो ज्ञान का भंडार है वो बहुत ही अपार है, असीमित है, जिसका मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में भी कोई सानी नहीं है। गुरु देवो भव, गुरु देवता के समान होता है, अर्थात हमेशा ज्ञान देने वाला ही होता है। सर बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के धनी है। विद्यार्थियों की समस्याओं को उनके बोलने से पहले ही समझ लेने का अंतः मन में रखते हैं। सर का धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर पाकर मैं कृतार्थ हूँ। इनके निर्देशन में मैंने MA से लेकर PhD करने का अवसर भी मुझे मिला है। सर के भातृतुल्य स्नेह एवं आशीर्वाद से ही मैं आज महाविद्यालय के प्रोफेसर पद तक पहुंच सकी हूँ। सर का मार्गदर्शन हमें हमेशा ही मिला है और मैं ऐसा आशा रखती हूँ कि हमेशा ही मिलेगा। सर को आज विशेष व्याख्यान के लिए हृदय से आभार देना चाहती हूँ। सर का वरद हस्त हम पर हमेशा बना रहे और हम आपके हमेशा सानिध्य को प्राप्त करते रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आभार व्यक्त करने का मौका दिया, तो धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैडम और आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें ज्वाइन करा, हमें आपके ज्ञान का लाभ मिला। सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक सर के रिसर्च अनुभव का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।